हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने कहा कि विश्व का कल्याण तभी होगा जब भारतीय सोच को लेकर भावी शिक्षक तैयार किए जाएंगे। इसी सोच के तहत पूरी दुनिया के सामने हमने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत का रास्ता शिक्षकों ने तय करना है, क्योंकि शिक्षा हर विषय के मूल में है। जब शिक्षक अपना धर्म निभाते हुए अच्छे शिष्य तैयार करेंगे और वो शिष्य उच्च शिक्षा ग्रहण कर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा है, वह विकसित भारत का सपना 2047 में साकार होगा। हमें अपने संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाना है, तभी विश्व में आदर्श भारत का निर्माण होगा। पूरे विश्व में भारत की नई पहचान बनी है, वे भारत ने पूरे विश्व को नई दिशा दी है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ऑडिटोरियम हॉल में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में शिक्षक शिक्षा में परिवर्तन विकसित भारत 2047 की दिशा विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत के विकास में कौशल आधारित शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। हमें मजबूत राजनीतिक सोच व छात्रों की प्रतिभा को पहचान कर आगे बढ़ना होगा। भारत की सोच बदल रही है, भारत के साथ नवीन चिंतन के साथ आगे बढ़ना होगा। किसी भी कालखंड में हम कमजोर नहीं थे, हम डटे रहे, वे मुकाबला किया। भारत की परंपरा को आगे बढ़ाकर विश्व गुरु बनाना हमारा संकल्प है। इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में कब्जा लेने की होड़ लगी हुई है, संवेदनाएं समाप्त हो गई हैं। सारी दुनिया को भारत ने चुनौती दी है। भारतीय सोच जीवन दर्शन को आगे बढ़ाना है। हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, किसी के जीवन में दखल नहीं दिया, हमारे आचार व्यवहार से किसी को नुकसान नहीं हुआ। हमारा संकल्प देश को शांति प्रदान करना है। हमारे विचार के कारण सारी दुनिया हमारे आगे झुक रही है। हमें चुनौतियों का सामना कर आगे बढ़ना है, अपने अंदर संकल्प व ईमानदारी लेकर आगे बढ़ना है। शिक्षक का कार्य व्यक्ति निर्माण करना है। भारत का नवनिर्माण कर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना हमारा संकल्प है। वहीं एनसीटीई के चेयरपर्सन प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने कहा कि एनसीटीई राष्ट्र के सभी प्रदेशों को जोड़ते हैं और इस राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा बनाते हैं। अध्यापक शिक्षा के माध्यम से हम विकसित भारत के उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हैं। एनईपी 2020 ने आज से 5 साल पहले विकसित भारत का बीज बो दिया है। अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने अपने संस्थान से इससे अपना योगदान दे सकें। विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने के लिए शिक्षक शिक्षा में परिवर्तन लाना है, एंटरप्रेन्योरशिप व कौशल विकास की तरफ बढ़ना है। क्लासरूम में होने वाले प्रोसेस आने वाले भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ से नवीन भावना हमारे साथ जाएगी, जो भारत के विश्व गुरु का रास्ता खोलेगा। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर कैलाश चंद्र शर्मा ने कहा कि आईटीईपी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो, ये सोचने का विषय है। इसमें क्षमतावान शिक्षक एनईपी के अनुसार होने चाहिए। कैंपस बहुसंकायी प्रकार के होने चाहिए। यदि किसी राष्ट्र की अवस्था जाननी है तो वो राष्ट्र की शिक्षा निर्धारित करती है। समाज को आगे बढ़ाने का प्रमुख दायित्व शिक्षक का है। आने वाली बाधाओं को पार करते हुए हम आगे जाएंगे। गुरु एक श्रेष्ठ स्थान होता है, गुरु एक देवत्व का स्थान होता है। कोई भी कर्म स्थिर बुद्धि से करना होगा। हमें दुनिया का अंधकार छोड़कर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति बनना है। समापन सत्र में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने मुख्य अतिथि हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा का स्वागत करते हुए कहा कि शिक्षक ही असली मायने में देश के भविष्य का निर्माता है। अगर युवा देश का भविष्य है तो इन युवाओं का निर्माण करना ही गुरुजनों के हाथ में है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का भी यही उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने एनईपी 2020 को सभी प्रावधानों के साथ अपने यूजी व पीजी सहित संबंधित महाविद्यालयों में पूरे देश में सर्वप्रथम लागू किया। भारत विश्व का सबसे युवा देश है, जहां 15 से 29 आयु के 37 करोड़ युवा हमारी ताकत है और इसी ताकत के सही उपयोग की जिम्मेदारी शिक्षक की है। इस युवा शक्ति के माध्यम से ही विजन 2047 के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली तथा हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद पंचकुला के सहयोग से सफल संचालन हुआ। कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि केयू में इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीईपी के सेकेंडरी स्तर प्रोग्राम को आर्ट्स, कॉमर्स एवं साइंस प्रोग्राम्स में लगाया गया है। उन्होंने कहा कि आईटीईपी प्रोग्राम में बीए के साथ बीएड तथा संबंधित आईटेप में एमकॉम, एमएससी आदि पीजी भी कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने 2030 तक आईटेप प्रोग्राम को शिक्षक शिक्षा के लिए अनिवार्य होने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि 12वीं के बाद शिक्षक बनने वाले के मन में बच्चों को उद्यमिता एवं स्किल, स्वरोजगार, अच्छे नागरिक बनाने एवं राष्ट्र निर्माण के योग्य बनाने का दायित्व भी होना चाहिए।
एनसीटीआई की सदस्य सचिव अभिलाषा झा मिश्रा ने कहा कि एक शिक्षक का महत्व समाज में बहुत अधिक होता है। वे छात्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं, उन्हें भविष्य के लिए तैयार करते हैं, उन्हें समाज में एक बेहतर व्यक्ति बनाने में मदद करते हैं। शिक्षक न केवल छात्रों के शिक्षा में मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि वे उनके जीवन के हर पहलू में भी सहायक होते हैं। अध्यापक शिक्षा को वास्तव में सशक्त व सक्षम व्यक्ति के परिवर्तित करें। आईआईटीआर की प्राचार्य प्रोफेसर अनीता दुआ ने 2 दिवसीय सम्मेलन की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। सम्मेलन में उपस्थित प्रतिभागियों ने शिक्षक शिक्षा में परिवर्तन विजन 2047 की दिशा में अपने अनुभव एवं विचार साझा किए। अंत में प्रोफेसर के अग्निहोत्री ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर एडवाइजर प्रोफेसर के अग्निहोत्री, एनसीटीआई की सदस्य सचिव अभिलाषा झा मिश्रा, डॉक्टर सुरेंद्र गक्खड़, प्रोफेसर दिव्या ज्योति महंता, कुल सचिव डॉक्टर वीरेंद्र पाल, डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर दिनेश कुमार, डीन ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर ब्रजेश सानी, प्रोफेसर संजीव शर्मा, प्रोफेसर परमेश कुमार, प्रोफेसर रीटा, प्रोफेसर अनीता दुआ, प्रोफेसर लोक संपर्क विभाग के निदेशक प्रोफेसर महासिंह पुनिया, डॉक्टर नीरज बाती सहित 9 राज्यों के प्रतिनिधिमंडल सदस्य मौजूद रहे। देखिए, अभी तो मैं आया हूँ यहाँ पे, पिछले 2 दिन से एक कार्यशाला चल रही है जिसमें हमारे टीचरों के प्रशिक्षण को लेके और एजुकेशन में कौन से नए आयाम जुड़ सकते हैं उसके ऊपर एक चर्चा यहाँ पे चल रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हम लोग चाहते हैं कि वो ऐसी एजुकेशन हो जिसमें हर बच्चा पढ़ते पढ़ते अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, उसको लगे कि भी आज का जो छात्र उसको समस्या ये है कि वो +2 कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, उसके सामने एक चिंता रहती कि मैं बाहर निकल के अब करूँगा क्या। अब वो ऐसी एजुकेशन हम लोग बच्चों को दे कि वो उसको समझ में आ जाए कि मुझे ये करना है, नौकरी में जाना है, मुझे अपने काम पे लगना है, या जो भी वो अपने जीवन में करना चाहता है उसके लिए उसको ट्रेंड करना है। एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी और एक एजुकेशन ऐसी आई है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसमें चिंता मुक्त करना है बच्चों को। बहुत पहले हमारे देश में इसी प्रकार की एजुकेशन सिस्टम था, धीरे धीरे वो वक्त के अनुसार कुछ चीज़ों में चेंजिंग आई है, मगर हमें अपना स्ट्रक्चर खुद खड़ा करना पड़ेगा अपने हिसाब से, अपने लोगों के हिसाब से। तो उस पर हमारे सारे लोग चिंतन कर रहे हैं, ज्ञान मंथन कर रहे हैं कि उसको ज़्यादा ठीक कैसे बनाया जाए। उसमें सब जितने भी शिक्षाविद हैं बेसिकली तो वो ही बता पाएंगे ठीक से कि भाई उन्होंने कौन से नए अमेंडमेंट करने हैं, क्या वो करने जा रहे हैं। तो उस पर इन लोगों का मंथन है। अभी इस पर पूरी चर्चा तो नहीं कर सकते, पूरी बात नहीं कर सकते, मगर ये एक ऐसी एजुकेशन देने का प्रयास है जिसमें जो रोजगार परक हो, गुणवत्तापूर्ण। एनसीईआरटी के सिलेबस में 7वीं के सिलेबस में बदलाव किया गया, मुगलों के शासक हटाए गए और उत्तराखंड। देखिए, बहुत पहले हो जाना चाहिए था भैया। एक बात बताइए ना, हमारी बेटियों को उठा के लेके जा रहे हैं, हरम में रख रहे हैं, उनके साथ शादियां कर रहे हैं, करे ये पढ़ो तुम। 1 मन जनेऊ काट के यानी इतने लोगों को मुसलमान से हिंदू से मुसलमान बना रहे हैं, तब वो पानी पिएंगे। ये कह रहे ये पढ़ लो तुम लोग। जो नहीं मानेगा उसकी गर्दन काटेंगे कि बोले ये क्या है, क्या पढ़ा रहे थे भाई आप हम लोगों को। इस देश के लिए, भारत माता के लिए, इस देश के सनातन के लिए कितने लोगों ने अपने कुर्बानियाँ दी हैं। परिवार के परिवार जो इसमें शहीद हो गए, उनके बारे में कुछ भी नहीं है। जो करने वाले ये पाप, जो करने वाले इस तरह का अत्याचार, उनको बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं कि बोले इस बात ने याद रखो, इस देश पे जिनकी वजह से जिंदा है हम लोग, जिनकी वजह से हमारी परंपराएं, हमारी विरासत सेफ है, उनको इतिहास के पन्नों से गायब करके ऐसे लोगों को की बात हमारे दिमाग में ढूंढ दी जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, न हमारा खून का रिश्ता है, न इस धरती का रिश्ता है, न हमारी परंपराओं का रिश्ता है। पता नहीं किस तरह का क्या उनके दिमाग में था, क्यों वो इस हिंदुस्तान के दिमाग को गलत दिशा में लेके जाने का उन लोगों ने मन में ठान के इस तरह का इतिहास हम लोगों को पढ़ाया है। अच्छा है, आज के हमारे बहुत नौजवान शिक्षाविद हैं, जो पुराने शिक्षाविद हैं, उन सब के तालमेल के साथ
जो ओरिजिनल इतिहास है, जो गर्व करने योग्य है, गौरव करने योग्य, जिसकी गाथा हम गा सकें। महाराणा प्रताप जैसा आदमी घास फूस की रोटी खा के जीवित रहा, मगर कभी उसने घुटने नहीं टेके, है ना। छत्रपति शिवा ने हिंदू राष्ट्र की, साम्राज्य की स्थापना करी, मगर कभी वो डरा नहीं, झुका नहीं। वो छत्रपति एक चूहा था, ये पढ़ा के ना आप हमारे बच्चों को क्या दे रहे हो। जो ओरिजिनल हमारा इतिहास है, जो इस देश में आतताइयों ने, अत्याचारियों ने जो भी जुल्म ढाए हैं, जिस तरह का यहाँ के समाज ने वो दंश झेला है, उस दंश की एक ओरिजिनल जो इतिहास है वो सामने आए, उसकी ओरिजिनल पिक्चर सामने आए, ताकि हमारे बच्चे ये देखें कि भाई किस तरह का जीवन, किस तरह के कष्ट और किस तरह के समय से निकल के आज़ादी हम लोगों को मिली है। ये जो खुले हवा में सांस ले रहे, ऐसे नहीं ले रहे हैं। लाखों कुर्बानियाँ दी हैं हमारे बुजुर्गों ने, हमारे वीरों ने, शहीदों ने। तो ये सब चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए थी। यही हरियाणा में स्कूल ऐसे जहाँ छात्र नहीं, शिक्षक नहीं है, ऐसे काफी ऐसा कुछ नहीं है, संख्या थी कुछ नहीं, कोई संख्या नहीं ऐसी। देखिए एक बात बताएंगे, हम लोग का प्रयास ही रहता है कि भाई हर जगह हम लोग सारी सुविधा उपलब्ध कराएं। ढांचागत विकास हुआ हमारा, बहुत तेज़ी से हुआ, बहुत अच्छा हो गया, कहीं कोई चूक नहीं है। फिर भी जो लोगों के मन में ये रहता है भाई प्राइवेट में एडमिशन कराना है, प्राइवेट में एडमिशन कराना, अब वो वही है ना, नौकरी सरकारी से, पढ़ाई बिला प्राइवेट में। हम सरकारी में पढ़ो चाहे प्राइवेट में पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। पढ़ाई है, पढ़े बच्चा, उसका राइट है। मगर सरकार ने जो फैसिलिटीज देनी है वो पूरी दी है। हम चाह रहे हैं कि भाई हमने इस तरह का स्ट्रक्चर अब सरकारी स्कूल में खड़ा कर दिया है, ये भी अच्छे टीचर हैं, बढ़िया टीचर हैं, सारी चीज़ों की सुविधाएं हमने वहाँ पे दी हैं, सिक्योरिटी का बंदोबस्त, सारा सब चीज़ें हैं। आप उन बच्चों को वहाँ पढ़ाइए भाई, वहाँ भी आपके लिए ही है। दूसरा, मेरा लास्ट गांधी को बुलाया जाता है, इसको लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे। संविधान, सोनिया गांधी को बुला लिया तो संविधान तहस नहस होगा, हैं? आप लोगों ने जो लोगों पे इतने जुल्म किए हैं उसका क्या है। हमने कभी, आपने पढ़ा मोदी जी के बारे में, जो चीफ मिनिस्टर होते थे गुजरात के, तो सुबह से लेके शाम तक बिठा के रखते थे, और बिना वजह के वो जब पूछते थे ना कि भाई बताओ हमने क्या किया, कुछ बोल लो, तो उसमें बोले जी हमें तो यहाँ बिठाने करना, आपको बस पनिश देनी है, यही है हमारे पास आदेश है, ऑर्डर, इस तरह की बात करते थे। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, इसमें हमारी क्या गलती है। इन लोगों ने इतने पाप किए, इतने चोरी की, उन्हीं की सजा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी, मोदी जी 2014 में आए। 2014 से लेकर आज तक हमारी सरकार ने किसी के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं करा। निकाल लो, दिखाओ ना, हमने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। इन लोगों ने ज़मीन से लेकर आसमान पताल तक कितने घोटाले कर दिए, उसको लेकर आम समाज भी, हम भी सड़कों पर उतरा करते। हम कहे भाई चोर हैं, सब बेच कर खा गए, इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है, इनको सजा दो, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करो। इन्हीं की सरकार थी, यूपीए की प्रेशर में आई, जनता के कारण, हमारे संघर्ष के कारण, और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया इन्हीं की सरकार ने। इन पे इन्हीं की सरकार के टाइम मुकदमा दर्ज हैं। अब इन्होंने सोचा कि भाई ये तो चुप होकर बैठ जाएंगे। हमने भी कहा भाई ये तो तुम पुलिस में एक एफआईआर दर्ज होगी, मुकदमा दर्ज हो गए तो कभी भी छूट जाएंगे। हमने कहा इसको सीबीआई को दो, ईडी को दो, इनकी विशेष जांच हो। इन्होंने कहा चलो हमारे कौन सा कोई इधर उधर जाने वाले हैं, ये तो हमारे तोते हैं, जैसे कहेंगे हम तो ये तो वैसे ही करेंगे। तो उन्होंने वो जांच सीबीआई को, ईडी को दे दी, इन्होंने दी, और देख कर बंद करके रख दी। बाई चांस लोगों ने, इनके जितने कुक्रम थे उसके कारण देश की एक आस थी नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, हमारी सरकार बन गई। ये तो आज तक भी थारे टीवी चैनलों बैठ कर बोलिया कर दे, अगर हम चोर है तो हमारी सजा करो, हमारी जांच कराओ। हम पूछते किससे कराओ, बोले सीबीआई से करा लो, ईडी से करा लो। हमने कहा तो ऑलरेडी थारे पे मुकदमे हैं, उन्हीं के पास जांच है, बोले भाई जांच करा लो। अब उनको जांच, उनके कहने से उनकी सरकार में मुकदमे दर्ज हुए, उन्होंने ये ईडी को, सीबीआई को केस सौंपे, वही कर इनसे हमारी जांच करा लो। और जब जांच हो रही है तो जांच में अगर वहाँ जाना पड़ रहा है तो संविधान खत्म हो रहा है। वो गजब के आदमी हो।
इनके ऊपर आरोप सिद्ध हो रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय ने इनके ऊपर मुकदमे जो हुए हैं उन पर ये दोषी करार हैं, और उसमें जब कार्रवाई होती है, कोई जांच होती है, तो पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, भाई नियम कानून सब के लिए हैं, और जब भी कोई जांच होती है तो उसके ऑफिस में तो जाना पड़ेगा। उसके ऑफिस में जाने से संविधान खत्म नहीं होता। संविधान तो 1975 में आया था, 25 तारीख को, जब तुमने सारे देश को गला घोट दिया था, ये लोकतंत्र की हत्या करी थी। प्रेस से लेके शिक्षाविद से लेके बिजनेसमैन से लेके कोई आदमी नेताओं से लेके कोई सोशल एक्टिविटीज करने वाला है जिसका नाम पता लग गया, तुमने तो मीसा में उठा उठा कर ना 19 महीने भीतर सूड कर भी पता लागन दिया था। अगर भाई कोई बिहार में पड़ा है, कोई कर्नाटक में पड़ा है? उस वक्त हो रहा था ये संविधान तो खत्म। आज तो संविधान के अनुरूप कार्य हो रहा है ना।